गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस सेशन में आपका 6th चैप्टर गवर्नमेंट एट द सेंटर पढ़ने वाले हैं। लेट अस लर्न। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड इट्स कंपोजिशंस। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एंड इट्स कंपोजिशंस मतलब किस तरीके से मेंबर इलेक्ट होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, ये सब हम राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ द पार्लियामेंट एंड इट्स कंपोजिशन। पार्लियामेंट जो है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जो पार्लियामेंट बनता है, उसके क्या कंपोजिशंस हैं। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, क्या क्या उनकी ताकत है, और उसके साथ साथ उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके वो कार्य कैसे करते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लास्ट टॉपिक होगा आपका द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अलग अलग प्रकार की जो लिस्ट होती है तो वो क्या होती है, कैसे पास होती हैं, कौन कौन सी लिस्ट होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब होता है संघ, जो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बना के एक संघ बनता है ना, उसको यूनियन कहते हैं। चिल्ड्रन, वी विल स्टडी अबाउट यूनियन गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो संघ बना है गवर्नमेंट का, जो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, तो वो क्या है, कैसे बनता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया किससे बना हुआ है, स्टेट से बना हुआ है। किसके साथ, डिफरेंट स्टेट्स है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब स्टेट से मिलकर इंडिया बना हुआ है। सब स्टेट्स का संघ है इंडिया। वी हैव सेपरेट गवर्नमेंट एट अ सेंटर एंड द स्टेट। हमारी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सब मेन गवर्नमेंट जो इंडिया में पूरे जगह लागू होती है, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब अपनी अपनी अलग अलग स्टेट की एक अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है। एक बार फिर बता देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया में होती है, जो पूरी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे मध्य प्रदेश की अलग गवर्नमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, महाराष्ट्र की अलग स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होते हैं उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 चीज़ों से मिलकर गवर्नमेंट बनती है। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो 3 चीज़ों से बनकर बनती है। द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट भी हम उसे बोलते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है जुडिशरी, और थर्ड है सेकंड है लेजिस्लेटिव, और थर्ड है जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, एग्जीक्यूटिव में मतलब एग्जीक्यूट करना, मतलब किसी भी प्लान अपन बनाते हैं ना कि अपन ये करेंगे, और उस प्लान को जब हम करते हैं उसका मतलब होता है हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूट जो पोर्शन है उसमें कौन आते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका क्या काम होता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू पास द लॉज एंड मेड बाय द लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर जो होता है, अभी आके पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटर के बारे में। लेजिस्लेटर जो होता है वो लॉज बनाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेजिस्लेटर्स जो होते हैं वो लॉज बनाते हैं। जो कानून उन्होंने बनाए हैं उन कानून को पास करना, पब्लिक को पास करना, टू पास द लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर ने जो भी कानून बनाए उनको पास करना इनका काम होता है।
अब लेजिस्लेटर्स और पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। तो लेजिस्लेटर का काम क्या होता है? लेजिस्लेटर कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो लेजिस्लेटर में क्या आता है? लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर को बना के लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट बनता है। इनका काम क्या होता है? टू मेक लॉज, मतलब कानून बनाना इनका काम होता है। थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है हमारी इंडिया की, जो भी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो पूरी जुडिशरी सिस्टम में आ जाता है। जो जुडिशरी का काम, जुडिशरी सबसे अलग फंक्शन करती है, सबसे पावरफुल होती है। ये किसी से प्राइम मिनिस्टर ने भी अगर कुछ गलत किया है तो जुडिशरी कुछ उन पर एक्शन कर सकती है। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके अंदर आता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। अगर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई लड़ाई चल रही है तो उसको सॉल्व करना, किसी भी मतभेद चल रहे हैं तो उसको सॉल्व करना जुडिशरी का काम होता है। जैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के मेंबर्स या फिर राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के बीच में कुछ लॉ को लेकर अगर कुछ मतभेद चल रहे हैं तो जुडिशरी का काम होता है उसको सॉल्व करना। इसके साथ साथ अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और कॉन्फ्लिक्ट, इसके साथ साथ जो भी अलग पब्लिक रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जैसे लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे अभी फार्मर्स का भी जो बिल पास हुआ, फार्मर्स को उसमें दिक्कत हो रही थी, तो वो जुडिशरी का सहायता उनकी हेल्प लेते हैं। तो अलग जो पब्लिक के जो अलग मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स हो सकते हैं, जो भी मैटर्स पब्लिक के हैं, सोशल मैटर्स हो सकते हैं, तो वो जुडिशरी वो भी सॉल्व करती है। तो इन शॉर्ट हमारी गवर्नमेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, जिनका काम क्या होता है कि जो लेजिस्लेटर ने जो रूल बनाए हैं उनको पब्लिक को पास करना, उन्हें पास करना कि हाँ ठीक है ये सही रूल बने हैं, उसको पास करते हैं आगे। लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट का काम क्या होता है? बहुत सारे डिबेट्स करना और लॉज बनाना, कानून को बनाना, एक अच्छे कानून को बनाना, लॉज को बनाना। जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है तो उसको सॉल्व करना। सेकेंड चीज़, जो भी पब्लिक के जो मैटर्स है, इतनी बड़ी इंडिया एक कंट्री है तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। कभी कोई लॉ आता है तो फिर कभी फार्मर्स को दिक्कत हो जाती है, कभी व्यापारियों को दिक्कत हो जाती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जुडिशरी उसे सॉल्व करती है। इस चैप्टर में हम लेजिस्लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटर जो है वो क्या है, क्या करते हैं वो। तो लेजिस्लेटर जो है, पार्लियामेंट हम जिसे बोलते हैं वो लेजिस्लेटर है। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री में हमें पूरा राइट है कि हम जिसे भी रूलर बनाना है हम बना सकते हैं, हम वोट देते हैं। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री, मतलब पार्लियामेंट के लोगों को हम इलेक्ट करते हैं और वो लोग हमारे तरफ से हमारे डिसीजंस लेते हैं। मतलब पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमने ही इलेक्ट किया है, तो वो लोग जो होते हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस और लॉज बनाते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो इंडिया में क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। द पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द होल कंट्री, पार्लियामेंट है वो पूरी कंट्री के लिए कानून बनाते हैं, सारे लॉज बनाते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा से मिला के पार्लियामेंट बनती है। तो अभी लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, हम आगे पढ़ते हैं। तो लोकसभा क्या है? द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोकसभा, कि लोकसभा जो लोअर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का उसे लोकसभा कहते हैं। और निम्न सदन भी कहा जाता है इसको, हाउस को सदन कहते हैं तो वैसे ही लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं।
The Constitution of India has laid down the following qualification for the members to seek election to the लोक सभा। तो अगर लोक सभा में अगर किसी को मेंबर बनना है तो क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ उसके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ वो पर्सन को चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो नॉर्मल पीपल में से भी लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो ही और शी शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। अगर किसी को भी लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसे इंडिया का सिटीज़न होना आवश्यक है। एंड हिज और हर नेम शुड बी इन इलेक्टोरियल रोल, और उस पर्सन का नाम इलेक्टोरियल रोल में होना चाहिए। इलेक्टोरियल रोल मतलब होता है कि वो जो वोटर लिस्ट आती है ना, जिससे हम वोट डाल पाते हैं, तो उसमें उस पर्सन का नाम होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है ही शुड हैव एक्वायर्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स, उस पर्सन की एज 25 ईयर्स हो जानी चाहिए। वो पर्सन कम से कम 25 ईयर्स का या 25 ईयर्स से ज़्यादा का होना चाहिए। थर्ड है ही शुड नॉट बी प्रोक्लेम बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। थर्ड थिंग है कि वो प्रोक्लेम बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट के ज़रिए उसे बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट मतलब उसको दिवालिया ना निकला हो। दिवालिया निकलने का मतलब ये होता है कि कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोन्स ले लेते हैं, और जब उनके एसेट और लाइबिलिटी जो होती है, एसेट मतलब उनके पास जो भी धन होता है और लाइबिलिटी जो होती है जो उन्हें पे करनी होती है, तो जब पे करने वाली संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी एसेट उतनी होती नहीं है और बहुत कम होती है या फिर होती नहीं है, तो उनको कोर्ट की तरफ से दिवालिया घोषित किया जाता है। तो जो लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिनका सब कुछ संपत्ति सब लुट चुकी है, तो वो लोग लोकसभा का मेंबर्स नहीं हो सकते। थर्ड थिंग क्या हो सकती है कि ही और शी शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, कि जो लोग भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं उन्हें किसी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट के पद मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा कमा नहीं रहे हो वो, मतलब उनके पास ज़्यादा एक किसी प्रॉफिट मतलब लाभ वाले पद पे ना हो वो, उनकी खुद की कोई ऐसी संपत्ति ना हो जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रहे हों। तो ये चीज़ शी शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया गया हो। डिस्क्वालीफाई मतलब कोर्ट भी कभी कभी किसी मेंबर्स का जो लोकसभा का वो नॉमिनेशन होता है हटा देती है, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई ना कर दिया हो कोर्ट के द्वारा। अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं तो वो पर्सन लोकसभा का मेंबर्स बनने के लिए आवेदन कर सकता है, इलेक्शन जो होते हैं उसमें खड़ा हो सकता है। The members of Lok Sabha are elected by the people on the basis of adult franchises। अब लोक सभा के जो मेंबर्स होते हैं उन इलेक्शन होता है, और वो लोग इलेक्ट होते हैं पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा उन्हें इलेक्ट किया जाता है। लोग और किसके द्वारा होता है? अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि वोट डालने की जो प्रोसेस होती है, कि वो पूरी प्रोसेस होती है कि लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर जनरल पब्लिक जो होती है वो वोट देती है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, और इस प्रोसेस के द्वारा लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि वोट डालने का अधिकार, मतलब वोट डालने से लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेंशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स ऑल्सो। तो वोटर्स जो होते हैं, जैसे हम जो जनरल पब्लिक होती है वोट करती हैं, तो वोट करने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होना आवश्यक है। सबसे पहली क्या है? He or she must be a citizen of India and must have completed the age of 80 years। मतलब उस पर्सन को इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, कोई दूसरी कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में वोट नहीं डाल सकते। एंड मस्ट हैव completed the age of 80 years, और कम से कम 18 साल की एज उन्हें कंप्लीट कर देनी चाहिए। 18 साल के बाद वो वोट डाल सकते हैं, क्योंकि 18 साल तक उनकी जो फिज़िकल और मेंटली इतने डेवलप नहीं होते हैं, तो वो माइनर्स की गिनती में आते हैं। जब वो मेजर हो जाते हैं, मतलब वो 18 ईयर्स से ज़्यादा के हो जाते हैं, तब वो वोट डाल सकते हैं। इज़ और हर नेम मस्ट बी इन अ वोटर लिस्ट ऑफ द
constituency to which he or she belongs. मतलब his or her name must be in a voter list. उस पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. जो पर्सन है his or her name must be in a voter list. वोटर लिस्ट आती है, उसमें उस पर्सन का नाम होना चाहिए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बिलोंग करते हैं. He or she must not be an insolvent, bankrupt and must be sane. सेम होता है कि अगर किसी पर्सन का दिवालिया निकल गया है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और गवर्नमेंट कोर्ट के द्वारा वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो वो पर्सन वोट नहीं डाल सकता. इसके साथ साथ वो पर्सन मस्ट बी सेन, मतलब वो पर्सन इनसेन नहीं होना चाहिए. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी मेंटल जो स्थिति होती है, जिनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, वो सही गलत नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग भी वोट नहीं कर सकते. तो पर्सन मस्ट बी सेन होना चाहिए उस पर्सन को. ही और शी मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द वोट बाय द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड. बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, तो उसकी वजह से कोर्ट कभी कभी उन्हें वोट डालने से प्रोहिबिटेड कर देती है, रोक देती है. उनके जो प्रोहिबिटेड मतलब वंचित कर देती है. तो ऐसे लोग जिनको वंचित कर दिया गया है वोट डालने से कोर्ट के द्वारा, तो वो लोग भी वोट नहीं डाल सकते. The Lok Sabha consists of not more than 145 members. तो जो लोक सभा है वो किससे बने हैं? 545 मेंबर से लोक सभा बनी होती है. The President can nominate 2 members belonging to the Anglo-Indian community. In case they do not have adequate representation, the term of the Lok Sabha is 5 years. क्या बोला इसमें कि लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं. 545 मेंबर से ज़्यादा लोकसभा में नहीं हो सकते. इससे कम भले ही हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. इनका टर्म कितना होता है? 5 साल का होता है. 5 साल तक ये रूल करते हैं, ये लोकसभा में रहते हैं. 5 साल बाद वो हट जाते हैं, वापस से इलेक्शन होता है. 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट. अब इसमें से 545 में से 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट क्यों करते हैं? वो क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में रूल किया था, तो वो लोग जो लोग बच गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी इंडिया में ही हैं और उन्हें इंडियन सिटीज़नशिप मिल गई है, मतलब वो इंडिया के पार्ट हो गए हैं, उन्हें इंडिया की नागरिकता प्राप्त हो गई है, वो इंडिया के पर्सन बन चुके हैं. तो उन्हें 2 पर्सन ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं. बाकी जो होते हैं उसके लिए इलेक्शन होते हैं. बाकी जो मेंबर्स बचे हैं, मतलब 543 मेंबर्स जो बचे हैं, उनके लिए इलेक्शन होते हैं. दूसरी बात, 5 साल का टर्म होता है. 5 साल के बाद मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, दूसरी बार इलेक्शन होता है, फिर वापस से हम उन्हें इलेक्ट करते हैं. द मेंबर ऑफ द लोक सभा इलेक्ट अ स्पीकर. तो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर एक इलेक्ट करते हैं. आपने जो पार्लियामेंट देखी होगी, पार्लियामेंट जो होती है वहाँ पर एक स्पीकर बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स बैठे होते हैं, अपोजिशन के मेंबर्स बैठे होते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है उसके मेंबर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे दूसरी पार्टीज़ के भी मेंबर्स बैठे होते हैं. उसके बाद फिर एक स्पीकर होते हैं. ठीक है, वो सबका पोर्शन सुनते हैं. जो भी बिल जो भी पास होता है, मतलब जो भी लॉ कानून बन रहा है, जो भी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उस पर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं. हर पार्टी के मेंबर्स कुछ ना कुछ उस पर बोलते हैं. तो जो स्पीकर होते हैं वो देखते हैं कि पूरे पक्ष से वो डिसीजंस लेते हैं, सबका सुनते हैं. उसके बाद जो अच्छा डिसीजन होता है वो सुनाते हैं, सबकी बात सुनते हैं. तो जब मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्ट स्पीकर, तो वो जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही स्पीकर को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड अ डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ. और एक डेप्यूटी स्पीकर भी वो अलॉट करते हैं, एक इलेक्ट करते हैं. अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी कि लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है. तो अभी करंट में ओम बिरला जी जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर हैं. और डेप्यूटी स्पीकर भी थोड़े साउथ के हैं, वो उनका नाम के से कुछ है, टी से के से. तो वो
तो उनको डेप्यूटी स्पीकर करा है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन एंड कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा। मतलब जो भी सेशंस होते हैं उसको प्रिसाइड्स करते हैं, कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द लोकसभा। द डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। और कभी कभी जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो उस वक्त फिर डेप्यूटी स्पीकर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, फिर वो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं। मतलब वो ऐसे एक तरीके से वो हो गया कि अगर स्पीकर किसी भी XYZ रीज़न से प्रेजेंट नहीं है तो फिर डेप्यूटी स्पीकर उनका काम करते हैं। सेकेंड जो है वो है राज्यसभा। हमारा जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस से मिलके बना है। पहला तो है लोकसभा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है राज्यसभा। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलरली नोन एज राज्यसभा। जो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसे राज्यसभा बोलते हैं। द राज्यसभा हैज़ 250 मेंबर्स। राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। अब उन 250 मेंबर्स में से भी जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 238 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, जिसमें मतलब चुने हुए जो नेता होते हैं वो 238 मेंबर्स होते हैं। स्टेट्स के जो चुने हुए नेता होते हैं वो 238 मेंबर्स होते हैं। और 12 मेंबर्स जो होते हैं, 250 मेंबर्स में 12 मेंबर्स जो होते हैं, उनको जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं उन्हें, जो कि एक स्पेशल नॉलेज रहती है उन पर्सन्स को। जो 12 पर्सन जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज। सो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट जिनको अपॉइंट करते हैं, जिन्हें नॉमिनेट करते हैं, वो उनके पास बहुत सारी स्पेशल नॉलेज होती है। या तो लिटरेचर की फील्ड में ले लो, या फिर साइंस की फील्ड में ले लो, आर्ट या फिर सोशल सर्विसेज की फील्ड में ले लो, तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, जिन्हें 12 पर्सन्स जो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन मस्ट बी 30 ईयर्स और अबोव इन एज। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक पर्सन को 30 साल का होना चाहिए या 30 साल से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। 13 ईयर से ज़्यादा एज होनी चाहिए, 30 साल एज होनी चाहिए। द रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन आर द सेम एज द लोकसभा। और बाकी जो क्वालिफिकेशंस थी, जैसे उस पर्सन को इंडिया का मेंबर होना चाहिए, उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट जो वोटर लिस्ट आती है उसमें होना चाहिए, उसकी वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब उनका दिवालिया नहीं निकला होना चाहिए। मतलब वो पर्सन की जो संपत्ति हो कम होने के कारण उन्हें इंसॉल्वेंट कोर्ट ने ना घोषित किया हो। इसके साथ साथ उन्हें कोई प्रॉफिट एंटिटी उनकी नहीं होनी चाहिए। और फिर ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट के द्वारा उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया हो। द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। राज्यसभा और लोकसभा में एक मेन डिफरेंस एक ये भी होता है कि जो लोकसभा होती है वो कभी भी 5 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है और फिर नए मेंबर्स उसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसमें 545 जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के बाद दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। वो पूरी ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और फिर वापस से इलेक्शन होते हैं, फिर नए मेंबर्स आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती। उसमें क्या होता है, द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज़ 6 ईयर्स। मतलब राज्यसभा मेंबर्स का जो टर्म होता है, जो टर्म ऑफ द सर्विसेज, उनको कितने साल तक काम करना है, वो 6 ईयर्स होता है, 6 साल होता है। 1/3 of its members retire every 2 years after the completion of their term of the 6 years. In their place, a set of new members are elected by the members of the Legislative Assembly. In the same way, 1/3 of its nominated members are also replaced after 6 years by the President. इसको कुछ ऐसे समझिए कि 250 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपकी जो राज्यसभा है उसमें 250 मेंबर्स हैं। अब उस 250 मेंबर्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2020 में जैसे 2020 जो चल रहा है, हमारे जो राज्यसभा है उसमें 250 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन 250 मेंबर्स में से हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं।
ठीक है, 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है, उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो 150 का 1/3 निकालेंगे तो मतलब 83 मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल में हट जाते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह और नए 83 मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, 6 ईयर्स उनका टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती है, 6 साल तक उन्हें काम करना होता है। जब उनके 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब हर 2 साल में उनको 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है, मतलब 150 में से 83 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। तो अब जो 250 बचे हैं उनमें 1/3 की तो 4 साल उनको कंप्लीट करने रहते हैं और उनको बाकी जो 1/3 बचे उनको 2 ईयर्स, मतलब इसको इन शॉर्ट ऐसे समझते हैं जैसे 2016 में जो लोग मेंबर बने उनका टर्म ऑफ सर्विसेज कब ख़त्म होगा, 2020 में। ठीक है, 2018 में जो मेंबर बने उनका टर्म ऑफ सर्विस कब कंप्लीट होगा, 2024 में। और जो 2020 में जो मेंबर बने उनका टर्म ऑफ सर्विस कब कंप्लीट होगा, 2026 में। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे कोई भी हम कुछ काम इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुछ मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में और उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। हर 6-6 साल में जिनका काम कंप्लीट होता जाता है 83 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह 83 मेंबर्स न्यू आ जाते हैं। तो इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, ये परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, ये डिज़ोल्व नहीं होती, एक तरीके से परमानेंट हाउस होता है। बस इसमें क्या होता है, मेंबर्स किस तरीके से हटते हैं इसमें कि हर 2 साल में 83 मेंबर्स जो होते हैं, मतलब 1/3 जो मेंबर्स होते हैं 83 मेंबर्स होंगे 250 के 1/3, तो 83 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं, उनकी जगह दूसरे मेंबर्स आते जाते हैं। अब क्या बोला है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारी कंट्री का, वो पर्सन क्या होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। द डेप्यूटी चेयरमैन इज़ चूजन बाय द हाउस फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं कि अगर जैसे वाइस प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी रीज़न से, तो एक डेप्यूटी चेयरमैन घोषित किए जाते हैं। तो उनका सिलेक्शन कैसे होता है, जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं वही वोट करके वही चूज़ करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन कंडक्ट द फंक्शन ऑफ द हाउस। क्या बोला है कि अगर चेयरमैन किसी भी XYZ रीज़न की वजह से अवेलेबल ना हो तो फिर जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो जो भी काम होता है, जो भी हाउस का जो भी काम होता है वो करते हैं, जो भी सदन का जो भी काम होता है, जो भी कार्य उन्हें करना होता है, तो वो डेप्यूटी चेयरमैन कंटिन्यू करते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का फंक्शन देखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट है वो कुछ ऐसी दिखती है और पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटर होता है वो किससे बना होता है, 2 सभा से बना होता है, 2 लोकसभा से बना होता है और राज्यसभा से बना होता है। जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होता है, वो 2 चीज़ों से बना होता है, लोकसभा से और राज्यसभा से, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा किसमें कितने मेंबर्स होते हैं। अगले सेशन में हम उनकी पावर्स देखेंगे कि उनके पास कितनी शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।